present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। किसके आधार पर? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो ध्यान देंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य के भेद पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़े थे क्या? तो पत्ती के आधार पे तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य हुआ था। लेकिन जब हम अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे तो उसमें अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद माने गए हैं? तो 8 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद विस्मयादिबोधक वाक्य और आखिरी अर्थात 8वां जो है वो है संकेत वाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए आपसे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बता दीजिएगा अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 ही भेद होते हैं जो आपके सामने हैं। चलिए इसमें से हम पहले को देख लेते हैं, विधानवाचक वाक्य को, कि विधानवाचक वाक्य क्या है। तो ध्यान देंगे, विधानवाचक वाक्य सामान्य कथन या किसी वस्तु, सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध कराने, किसका? किसी वस्तु, चाहे व्यक्ति या किसी स्थिति का, किसी दशा का, स्थिति का बोध कराने वाले वाक्य जो होते हैं वह विधानवाचक वाक्य कहे जाते हैं या फिर कथनात्मक वाक्य कहे जाते हैं। कथनात्मक वाक्य को ही विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति की स्थिति की बात करता है। जो कथन कहा जाता है, जो हमें बोध कराता है, ज्ञान कराता है, वही आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे में उसकी पत्नी बहुत बीमार है, ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसकी पत्नी क्या है? तो उसकी पत्नी बीमार है। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो लड़कियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं। तो लड़कियों के बारे में ये कथन कहा जा रहा है, ये वाक्य बोला जा रहा है कि लड़कियां क्या कर रही हैं? तो नृत्य कर रही हैं। उसकी पत्नी बहुत बीमार है, एक कथन उसकी पत्नी के बारे में कहा जाता है, इसीलिए इसको विधानवाचक या फिर कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाक्य क्या है? तो दूसरा है नकारात्मक वाक्य, जिसको आप निषेधवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में कथन का निषेध होता है। ध्यान देंगे, जो कथन बोला जाएगा किसी के बारे में, जो कथन कहा जाएगा वह नकार दिया जाएगा, उसमें नहीं अथवा न को लगाकर उस कथन को नकारात्मक रूप दे दिया जाएगा। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, हिंदी में देखा जाता है कि जो सकारात्मक अर्थात सही अर्थ देने वाले वाक्य होते हैं, उनमें नहीं, न और मत लगाकर उस सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदल दिया जाता है, इसीलिए उसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे ध्यान देंगे, वे बाजार गए, एक कथन है, वे बाजार गए, एक सार्थक कथन है कि नहीं? ये वाक्य पूरा सार्थक अर्थ दे रहा है ना, कि वे बाजार गए हैं, वे बाजार गए हैं। लेकिन इसको क्या करना है? नहीं या फिर न या फिर मत शब्द लगाकर उस सार्थक अर्थ को नकारात्मक अर्थ में बदल देना है। तो वे बाजार गए हैं का जब हम नकारात्मक बनाएंगे तो
क्या हो जाएगा, वे बाजार नहीं गए हैं। अब नहीं लग जाने से वो बाजार नहीं गए हैं नकारात्मक हो गया, जबकि पहले सकारात्मक वाक्य था कि वे बाजार गए हैं, लेकिन नहीं लगाने के बाद नकारात्मक निषेध कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। आप इधर बैठे, आप इधर क्या करेंगे, बैठेंगे। सकारात्मक जवाब है ना, सकारात्मक कथन है कि नहीं है, तो आप इधर बैठेंगे सकारात्मक है, लेकिन इसको नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, न लगा देंगे या फिर मत लगा देंगे। तो जब हम आप इधर बैठे में न लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप इधर ना बैठे, तो निषेध हो गया कि नहीं हो गया, निषेध हो गया ना, तो न लगा देने से नहीं बैठे हो गए, तो आप इधर न बैठे हो गया या ना बैठे हो गया, तो आप इधर बैठे का निषेधवाचक वाक्य क्या बनेगा, नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा, तो आप इधर न बैठे तो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य किसी भी कथन का, नकारात्मक वाक्य में किसी भी कथन का निषेध किया जाता है। वो किया कैसे जाता है, उसके अंत में या हम उसके बीच में कहीं पर भी न का प्रयोग करेंगे, नहीं का प्रयोग करेंगे या फिर मत का प्रयोग करने के बाद उस सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदल देंगे, उसे ही नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आगे हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये भी आपका नकारात्मक भी हो गया, विधानवाचक भी हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विधिवाचक, वाक्यार्थक या विधिवाचक वाक्य। कौन सा, अज्ञार्थक या फिर विधिवाचक वाक्य। तो ध्यान देंगे, आज्ञार्थक वाक्य या फिर विधिवाचक वाक्य है क्या, उसे देखेंगे। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, जिन वाक्यों में आज्ञा अर्थात निर्देशन, आज्ञा, निर्देशन, प्रार्थना, विनय आदि भाव का प्रकट होता है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। तो रिपीट कर देते हैं इसको, देखिए ध्यान देंगे। आज्ञार्थक मीन्स क्या, कि आज्ञा देने की बात कहेगा। आज्ञार्थक वाक्य जो होगा उस वाक्य से हमें ये पता चलेगा कि हमें आज्ञा देने की बात कर रहा है, और आज्ञार्थक को ही विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। तो जैसे कि जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देशन, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता है, तो आज्ञार्थक वाक्य वह कहलाता है। जैसे कि देख लेंगे, निकल जाओ कमरे से बाहर, तो ये निकल जाने की बात तो करा, लेकिन ये आज्ञा दी जा रही है। यानी इस पूरे वाक्य में से हमको ये पता चलता है कि ये हमको आज्ञा दे रहा है, बाहर निकलने के लिए कह रहा है। तो आज्ञार्थक वाक्य का यहाँ पे बोध हुआ कि आज्ञार्थक वाक्य है या विधिवाचक वाक्य है। दूसरा तो देख लेंगे, देखिए सारा सामान खरीद लाना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम जाना बाजार में और सारा सामान खरीद के लेके आ जाना। तो सारा सामान क्या करना, खरीद लेना। तो ये आज्ञा का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जिस वाक्य में हमें आज्ञावाचक शब्दों का बोध हो जाए, अर्थ निकल जाए, यानी इस पूरे शब्द में जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमें एक कमरे से बाहर जाने की बात कह रहा है, आज्ञा दे रहा है, या सारा सामान खरीद लाने के लिए हमें ये आज्ञा दे रहा है, निर्देश देने का काम कर रहा है। इसी प्रकार चलिए आगे देखते हैं। एक तो आज्ञार्थक हो गया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम प्रश्नवाचक को देखेंगे। तो प्रश्नवाचक से आप भली भांति परिचित हैं कि जिसमें हमें किसी प्रश्न करने की बात की जाए। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता जो होता है, वक्ता अर्थात जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है,
वह कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। तो ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों के अर्थ से हमें ये ज्ञात हो जाए कि ये हमसे प्रश्न पूछने की बात कर रहा है, हमसे ये प्रश्न कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे में हम देखेंगे कि क्या आप आगरा जा रही हो, क्या आप आगरा जा रही है। आप ध्यान देंगे कि आप क्या आगरा जा रही है, तो क्या से ही पता चला कि ये हमसे प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम आगरा जा रही हो, और क्वेश्चन मार्क भी लग गया। तो जिस वाक्य के अर्थ से हमें ये पता चल जाए कि वक्ता जो है वो कोई न कोई प्रश्न करने का काम कर रहा है, तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। ठीक ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। क्या उसने झूठ बोला था। तो यहाँ पर भी क्या मतलब क्या, क्यों, कैसे, लेकिन, किंतु, परंतु जहां पे आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि यह प्रश्न की बात कर रहा है। तो चलिए ठीक है, आप ध्यान देंगे जहां पे क्या करता है कि लेकिन, किंतु, परंतु आदि की बात करता है, तो वहां पे प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो वक्ता इस वाक्य में क्या कर रहा है, किसी न किसी प्रकार का प्रश्न करने का काम कर रहा है। इसलिए इस अर्थ से हमें पता चलता है कि यह वक्ता जो है एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या है, तो क्या उसने झूठ बोला था, तो इससे भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी प्रश्न हो रहा है, अतः यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है आपका है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, तो इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक जो है, अब इच्छा मीन्स क्या, चाहत, इच्छा मीन्स चाहत, मनोभाव। इन वाक्यों में वक्ता जो होता है अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी न किसी, या तो अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए अर्थात अन्य के लिए इच्छा भाव को प्रकट करता है। यानी उसके मन में जो भाव होते हैं, जो चाहत होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको वक्ता प्रकट करता है। ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे, जिस वाक्य के पूरे अर्थ से हमें एक पता चल जाए कि वक्ता अपनी इच्छा की बात कर रहा है या दूसरों के लिए अपने भाव प्रकट कर रहा है, तो वह क्या बनेगा, तो इच्छावाचक वाक्य ही बनेगा। जैसे में हम देखेंगे, आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, तो यहाँ पे वक्ता जो है वो क्या बोल रहा है, जो वाक्य बोल रहा है उस भाव से हमें पता चल रहा है, उसके अर्थ से हमें पता चल रहा है कि लेखक की चाहत है कि हमें कुछ पैसे आज कहीं से मिल जाए। तो आज कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो इच्छावाचक हुआ कि नहीं, उसके मन के भाव हुए कि नहीं, मन के भाव हुए ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, यानी वक्ता इस वाक्य से कहना चाहता है कि ये दूसरों के लिए कह रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, अपने भाव प्रकट कर रहा है कि आप जा रहे हैं तो जो आप यात्रा करेंगे वह अच्छी हो, वह क्या हो, अच्छी हो। तो जिस वाक्य के अर्थ से हमें वक्ता के मनोभाव, दशा, इच्छा का बोध हो जाए उसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। अगला क्या है, संदेहवाचक। संदेह का अर्थ ही होता है जो हमेशा संशय की स्थिति में पड़ा रहे और कंफर्म नहीं कर पाए कि क्या है क्या नहीं है क्या और क्या नहीं है, कंफर्म ही नहीं कर पाएगा।
तो इन वाक्यों में वक्ता जो होता है प्रायः, यानी जो बोलने वाला कर्ता होता है वो प्रायः अपनी भावना को प्रकट करता है। कैसे? संदेह की अवस्था में। भाव को तो प्रकट करेगा लेकिन संशय की स्थिति वहां पे बरकरार रहेगी। तो ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों के अर्थ से हमेशा संदेह का बोध हो, संशय की स्थिति बनी रहे, तो ऐसे वाक्यों को संदेह वाक्य कहेंगे। तो अब देखते हैं उदाहरण। जैसे में शायद आज बारिश होगी, तो देखिए शायद, यानी वक्ता जो अपनी बात कह रहा है, अपने विचार अपने भाव कह रहा है, तो उसमें शायद शब्द लगा दिया है। यानी शायद निस्संदेह हो सकता है बारिश हो, या ये भी हो सकता है कि बारिश हो भी ना, है ना। तो दोनों स्थिति है ना कि होगी कि नहीं होगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आज बारिश हो, ऐसा वक्ता के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है जो संदेहात्मक है, जो क्या है, संदेह परक है, कंफर्म नहीं है। तो जिस वाक्य से हमें उसके अर्थ का, जिस वाक्य के अर्थ से हमें पता चले कि वक्ता अभी संदेह में ही है, स्पष्ट अपने भाव व्यक्त नहीं किया है, तो ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है? हो सकता है आज धूप न निकले, तो हो सकता है। अब ध्यान देंगे कि ये हो सकता है, हो सकता है लेखक वक्ता बोल रहा है, बोलने वाला जो है बोल रहा है कि हो सकता है शायद आज धूप हो या नहीं भी हो, दोनों बात हो सकती है, कि धूप हो भी सकती है लेकिन धूप हो भी नहीं सकती है। तो इस वाक्य के अर्थ से भी हमें पता चल रहा है कि इस वाक्य में संशय की स्थिति बरकरार पड़ी हुई है, संदेह की स्थिति बनी हुई है। अतः इस वाक्य को संदेह वाचक वाक्य कहेंगे। विस्मयादि बोधक वाक्य, कौन सा वाक्य? तो विस्मयादि बोधक वाक्य। ध्यान देंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य जो होता है, इन वाक्यों में विस्मय अर्थात आश्चर्य, विस्मय का क्या अर्थ होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव को अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो पूरा वाक्य क्या कह रहा है, हम ध्यान देंगे कि अर्थ के आधार पर विस्मयादि बोधक वाक्य जो है एक क्या कह रहा है। तो आप ध्यान देंगे, इन वाक्यों में विस्मय, विस्मय का अर्थ ही होता है क्या? आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक आदि के भाव, यानी ये शब्द जहां पे शब्द दिख जाए, ये शब्द दिख जाए, ये भाव दिख जाए, वहां पर जो वक्ता होता है उसके मुख से अचानक ही, सहसा ही यह भाव निकल पड़ते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे में देखेंगे, ओह कितना सुंदर दृश्य है, तो आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, किसी नेचुरल नैसर्गिक दृश्य को हम देखते हैं, तो देखने के उपरांत अचानक जब सामने आ जाता है तो हम आश्चर्य करते हैं। हम क्या करते हैं? आश्चर्य करते हैं, वाह, ओह क्या ये सुंदर दृश्य है, एक कैसा दृश्य है। या फिर कोई मर जाता है या किसी को हम देखते हैं, ओ हाय मैं मर गया, ऐसे शब्दों को बोलते हैं। इन शब्दों के अर्थ जो निकलते हैं ना,
उन्हीं को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे इसमें ओह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम तो इतना भी कह सकते थे कि कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। शब्द जो है, शब्दों के अर्थ जो है वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि ओह कितना सुंदर दृश्य है ना। हाँ, दूसरा इसी प्रकार से देखेंगे, मैं मर गया, नॉर्मल भी हम कह सकते थे, लेकिन नहीं, आश्चर्यचकित होने के उपरांत अपने हम हर्ष के साथ, प्रेम के साथ क्या कहते हैं, हाय मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गया। तो यानी इन अर्थों से, इन शब्दों के अर्थ जो निकलते हैं, यानी इन्हीं शब्दों को हम, इन्हें वाक्यों को, ऐसे ही वाक्यों को जिसमें हर्ष, विषाद, घृणा, प्रेम आदि के भाव निकल जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को ही हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक ना। दूसरा देखते हैं आगे, आठवां भेद, अर्थ के आधार पर जब शब्द के भेद देखेंगे, वाक्य के भेद देखेंगे, तो वाक्य का आखिरी भेद जो है ना, ये है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेत का मतलब तो आप समझते ही है, संकेत का मतलब होता है इशारों से बात करना या किसी तरफ संकेत प्रकट करना कि ऐसा हो जाएगा, हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का, किसकी पूर्ति का, किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसीलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति की बात की जाए, उसका विधान किया जाए, तो ऐसे शर्त को हम शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं, और इन्हीं शर्तवाची वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो फाइनल हो गया। जैसे में देखते हैं, यदि तुम भी, ये शर्त रखी जा रही है, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मुझे मेरे साथ रहने की शर्त न रखी जा रही है कि यदि तुम मेरे साथ रहो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये शर्त रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है? तो ये शर्त रखी जा रही है। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, यानी जब बरसात नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा। लेकिन ये शर्त है कि जब वर्षा होगी तब ही अनाज पैदा होगा भाई। तो यहाँ पे एक प्रकार का संकेत किया जा रहा है, किससे? बरसात से, यानी वर्षा से, कि जब वर्षा होगी तो अनाज होगा। तुम भी मेरे साथ रहोगी तो संकेत है कि नहीं है? संकेत है ना। तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जहाँ पे जिन वाक्यों से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है कि इसमें किसी न किसी शर्त की या फिर संकेत करने की बात निकल कर सामने आ रही है, जिन वाक्यों से, ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य या फिर शर्तवाची वाक्य कहेंगे। तो ये तो हो गया, आज वाक्य का भेद खत्म हो गया कि वाक्य के कितने भेद है। तो अर्थ के आधार पर हम पढ़े थे, तो इसके 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, जो आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।